students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study your history subject chapter name The Rise of Independent Kingdoms। तो जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनका राइज कैसे हुआ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट इससे पहले आपने जो क्लास 8 में जो चैप्टर है चैप्टर 5, 4, 3, 2, 1 ये चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हो या प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप वहां भी जाके हिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हो। तो स्टूडेंट विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 6 राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। The decline of the Mughal Empire led to the rise of a number of small regional kingdoms। जैसे कि इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था, the name of that chapter is Decline of Mughal Empire, and from that chapter this is the beginning of the chapter after जो वहां पे एंड हुआ था जिस चैप्टर का डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो इससे पहले चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का उसने राइज किए छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स। और ये क्या थे, पहले प्रोविंसेस थी मुगल एम्पायर के अंडर में थे ये, पर जब मुगल अथॉरिटी कमजोर होने लगी व्हेन दे बिकम वीक दे डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने देख लिया कि अब ये बहुत ही अच्छा क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो क्या कर दे, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे एंड कार्व आउट इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और वो बना दे इंडिपेंडेंट जो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, फ्री थे, और जो थोड़ा क्या थे, सेमी इंडिपेंडेंट थे, यानी कि पूरी तरीके से फ्री नहीं थे, ये स्टेट्स बना दिए उन्होंने जैसे उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर वीक हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। जो प्रोविंस थी अवध की उसमें था अवध प्रॉपर, बनारस, इलाहाबाद और कानपुर, ये प्रोविंसेस इनके अवध के अंडर में थी। जो फाउंडर है इस ऑटोनोमस स्टेट के अवध के वो थे नवाब सादत खान, जिनको जाना जाता है बुरहान उल मुल्क के नाम से। ही वॉज अ पर्शियन एडवेंचरर, वो एक पर्शियन एडवेंचरर थे जिनको अपॉइंट किया गया गवर्नर, कहाँ, अवध का गवर्नर, कब, 1722 में। उन्होंने सक्सीड किया, उन्होंने आगे क्या सक्सीड किया, सप्रेस किया उन्होंने जो भी वहां लॉज वगैरह नहीं थे उस स्टेट में, डिसिप्लिन किया उन रिबेलियस जमींदार्स को, यानी कि जो आपस में विद्रोह करते थे, और इम्प्रूव की कंडीशन पीजेंट्स की, कैसे उनको बराबर लैंड रेवेन्यू दिलवा के। हिज आर्मी वॉज वेल पेड, उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही अच्छी थी, वेल ट्रेन थी, वेल आर्म भी थी, और उनको बहुत ही सही दिया जाता था, जो भी मतलब उनको रहने के लिए दिया जाता था। सादत खान को सक्सीड किया उनके नेफ्यू ने जिनका नाम है सफदर जंग, जो कि क्या थे, धीरे धीरे अपॉइंटेड किए जाने लगे वजीर मुगल एम्पायर के 1748 में। His reign gave a period of peace to the people of अवध, उनके जो शासनकाल था उस टाइम उन्होंने क्या किया, शांति बनाई रखी, किनके बीच में, जो अवध के लोगों के बीच में। ये बहुत लंबा पीरियड था शांति का, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, आर्थिक समृद्धि थी, वो भी इन नवाब के अंडर में, यानी कि जो अवध के नवाब थे, इसकी वजह से वहां का जो कल्चर था वो ग्रोथ हुआ, और इसलिए उसको जाना गया किस नाम से, लखनवी कल्चर नाम से, क्योंकि इस टाइम जो पीस की ये जो बहुत लंबा पीरियड चला, ये पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई किन के अंडर में, अवध के नवाब के अंडर में, और इससे क्या हुआ, वहां के कल्चर में ग्रोथ होने लगी जिसको लखनवी कल्चर बोला जाता है। तो आप गए होंगे आई होप लखनऊ शहर में, इमामबाड़ा ये लखनऊ में है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। लखनऊ डेवलप्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, लखनऊ को एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना गया, परफॉर्मिंग आर्ट, जहाँ आर्ट होती थी, लिटरेचर आर्ट होती थी, और आर्किटेक्चर भी देखे जाने लगे। अभी भी जो इमामबाड़ाज है वहां देख सकते हो आप, आर्ट और आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये, और भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैदराबाद। अभी हमने अवध के बारे में पढ़ा, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेट है हैदराबाद के वो फाउंड किए गए 1724 में एक नोबल के थ्रू, जो थे पोस्ट औरंगजेब एरा के, जिनका नाम था किलिच खां, जिनको जाना जाता है निजाम उल मुल्क के नाम से। 1722 से लेकर वो वजीर रहे मुगल एम्पायर के, पर उन्होंने बाद में अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। जब क्या हुआ, मोहम्मद शाह जो एम्परर थे उन्होंने एलो नहीं किया कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करें कुछ भी, तो ये उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी वो छोड़ दी। आफ्टर दैट ही वेंट बैक टू हैदराबाद, वो फिर हैदराबाद वापस चले गए और वहां उन्होंने रूल किया। जो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह थे उन्होंने कन्फर्म की अपने क्या की वाइस राय डेक्कन की 1725 में, और टाइटल खुद को दिया आसफ जहां। He consolidated his power by establishing, उन्होंने अपनी पावर को और एस्टेब्लिश किया, स्ट्रेंथन किया, कैसे एस्टेब्लिश करके, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को
एस्टेब्लिश करके और रिबेलियस जमींदार्स को सप्रेस करके उनको दबा के जो भी वो रिवोल्ट करते थे, कीपिंग द माइटी मराठास आउट ऑफ द डोमिनियंस, और जो शक्तिशाली मराठा थे उनको यहाँ से अलग ही रखा, यानी कि उनको इसमें कैसे इन्वॉल्व नहीं होने दिया। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। मुर्शीद कुली खान जिन्हें गवर्नर बनाया गया बंगाल का 1717 में, उन्होंने अपने को फ्री कर दिया, किससे? सेंट्रल कंट्रोल से कुछ समय बाद, और उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट बना दिया। मुर्शीद कुली खान की डेथ हो गई 1727 में, और उसके बाद सुजाउद्दीन उन्होंने रूल किया 1739 तक। अलीवर्दी खान ने फिर वो क्या बने? नवाब ऑफ बंगाल बने 1739 में। ये जो 3 नवाब है वो बंगाल को एक बहुत ही लंबे समय तक क्या कर रहे थे? शांति बनाए रख रहे थे वहां, और ट्रेड और कॉमर्स को भी उन्होंने प्रमोट किया, जिसका ये रिजल्ट आया कि जो बंगाल है वो समृद्ध हो गया, यानी कि उसमें कोई भी कमी नहीं रही, किस उसमें सेंस में, इकोनॉमिक फेज में। However, these Nawab did not check the aggressive and expansionist पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो नवाब है ये चेक नहीं कर पाए जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी, जो स्ट्रेंथिंग पॉलिसीज थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनफैक्ट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर, और उन्हें ये भी नहीं जान सके कि क्या वो ट्रू नेचर है उनका, और उनका मोटिव क्या है इन ईस्ट इंडिया कंपनी का। करप्शन वॉज रैम्पेंट एंड इवन द हाई रैंकिंग ऑफिसर, करप्शन होने लगा और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी इनमें इन्वॉल्व थे। दे डिड नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड नहीं की, और हैवी प्राइस दिए इसके लिए। बंगाल बिकेम एन इजी प्रे टू द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश, और जो बंगाल है वो एक इजी प्रे था, प्रे का मतलब जिसको जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि यहाँ हम क्या करें? अपना रूल करें, और ये उनकी इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन, इंपीरियलिस्टिक का मतलब होता है इंपीरियलिज्म, यानी कि जहाँ पे जो सुपीरियर पावर वो चाहता है, वो जो पावर, यानी कि जैसे कोई भी कंट्री या जैसे ये ब्रिटिश हो गए, ये चाहते थे कि हम क्या करें? उस पे रूल करें, उस एरिया पे। ये थी उनकी एम्बिशन, किसकी? ब्रिटिश की। अब हम पढ़ते हैं मैसूर के बारे में। एवर सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जैसे कि विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था जो कि मैसूर में है, वो एक पार्ट था मुगल एम्पायर का। नांजाराज एंड देवराज, ये 2 मिनिस्टर थे किंग चिक्का कृष्ण राज के, ठीक है, ये मिनिस्टर थे किंग चिक्का कृष्ण राज के, जिन्होंने पावर को सीज किया उनसे कब? 18th सेंचुरी अर्ली में, और उनको क्या कर दिया? किसमें क्या कर दिया? अब वो केवल क्या रह चुके थे जब इनसे इनकी पावर छीन दी। पपेट का मतलब होता है केवल पुतला, जिसको जो बोलो वो करता है। हैदर अली जो एक सोल्जर थे मैसूर आर्मी में, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपनी रैंक को बढ़ाया और नंजराज को ओवरथ्रू हटा दिया वहां से 1761 में, और अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की मैसूर स्टेट में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम के अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस, और वेस्टर्न मिलिट्री को ट्रेनिंग भी दी अपने ट्रूप्स बनाने के लिए। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल, वो एक उन्होंने एस्टेब्लिश किया आर्सेनल, यानी कि जहाँ पे हथियारों को बनाया जाता है, रखा जाता है। कहाँ पे था ये प्लेस? डिंडीगुल में। किसके हेल्प से किया उन्होंने? फ्रेंच एक्सपर्ट की हेल्प से। अब उनके रेन में जब उनके शासनकाल में जब शुरुआती उनका शासनकाल का शुरू हुआ, तो वो इंगेज रहे वार्स में, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, मराठास के साथ, और निजाम की कहा के हैदराबाद, इनके साथ इनकी वार रही। वो डाइड यानी कि मरे 1782 में, और उसके बाद उनके जो सन है टीपू सुल्तान, किसके सन थे? इनके सन थे, ठीक है, हैदर अली के सन थे टीपू सुल्तान। तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं उन्होंने उनकी जगह लिया, यानी कि वो राजा बने। जो टीपू सुल्तान है वो बहुत ही ब्रेव जनरल थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया कैलेंडर, एक न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, यानी कि कॉइन्स उस टाइम न्यू फिर इंट्रोड्यूस हुए, और न्यू स्केल ऑफ वेट और मेजरमेंट को करने के लिए नई नई स्केल उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। जो टीपू है उन्होंने मॉडर्नाइज किया अपनी आर्मी को, स्ट्रेंथ किया वहां की इकोनॉमी को, वहां एग्रीकल्चर को उन्होंने एनकरेज किया, ट्रेड और इंडस्ट्री को भी एनकरेज किया, और उनकी डेथ हो गई। कैसे? फाइट कर रहे थे वो ब्रिटिश के साथ, 4th एंग्लो मैसूर वार में जो हुई 1799 में। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में। जो राजपूत स्टेट है उन्होंने एडवांटेज लिया किसका? जो मुगल एम्पायर उनकी वीकनेस का, और अपने को भी फ्री कर दिया, किसके कंट्रोल से? सेंट्रल कंट्रोल से, और वो कंटिन्यूअसली वार पे भी रहे एक दूसरे के साथ। उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं करे एस्टेब्लिश करने के लिए राजपूत एम्पायर को। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट राजपूत स्टेट था इस 18th सेंचुरी में वो था अंबर, अंडर इट्स पावरफुल रूलर, उसके अंडर में जो किसके अंडर में? जो पावरफुल रूलर थे यहाँ के, कौन? राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने 44 इयर्स तक यानी कि 1699 से 1743 तक रूल किया। तो ये है जंतर मंतर जो अभी भी न्यू दिल्ली में है। आई होप आप यहाँ भी गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉ मेकर के होने के साथ साथ वो एक रिफॉर्मर भी थे, सुधारक भी थे, और वो एक साइंस के मैन भी थे। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, उन्होंने
राजा सवाई जयसिंह ने फाउंड किया सिटी ऑफ जयपुर को और उसको एक ग्रेट सीट बनाया साइंस और आर्ट के फील्ड में। उन्होंने एस्टेब्लिश किया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, कहाँ, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। ये टीपू सुल्तान की पिक है, ये हैदर अली की पिक है। अब हम पढ़ेंगे जो बेंगेस पठान्स और रोहिलास थे। जो बेंगेस पठान्स थे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने सेट आउट किया, कहाँ पे, फर्रुखाबाद में, जो अब कहाँ है, अलीगढ़ और कानपुर के बीच में। इसको एस्टेब्लिश किया गया अफगान एडवेंचरर जिनका नाम है मोहम्मद खान बंगास ने। जो रोहिलास थे जो किनके अंडर में थे, अली मोहम्मद खान के अंडर में उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपनी अलग ही प्रिंसिपैलिटी जिसको बोला गया रोहिल खंड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज, यानी कि कहाँ रहते थे ये, हिमालय के फुट हिल में, जो कि किसके बीच थी, गंगा साउथ की तरफ थी, जो कुमाऊं हिल जो नॉर्थ की तरफ थी। रोहिलखंड ने कंप्राइज की प्रेजेंट टेरिटरीज कहाँ की, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद और जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। किसके लीडरशिप में 10th और लास्ट गुरु थे, जो गुरु गोविंद सिंह के लीडरशिप में जो सिख है वो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बना। जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने कांस्टेंट यानी कि वार को क्या किया, औरंगजेब की आर्मी के अगेंस्ट क्या किया, उनको हमेशा डिफीट किया। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद जो लीडरशिप थे सिख के, उसके बाद उनके डिसिपल बने बंदा बहादुर। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट, मुगल आर्मी के अगेंस्ट 8 साल तक, और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1715 में। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो जो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो जो मुगल थे वो कंट्रोल किसके ऊपर कर रहे थे, सिख के ऊपर कर रहे थे। उन्होंने सिखों को क्या बना दिया था, वीक बना दिया था, और जो सिख है वो पंजाब और जम्मू को उनके कंट्रोल में लाए। यानी कि जो इन्वेजन हुआ किसके थ्रू, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के थ्रू। तो जो मुगल कंट्रोल था किसके ऊपर, सिख के ऊपर, वो कमजोर पड़ गया और जो सिख थे वो पंजाब और जम्मू को उनके कंट्रोल के अंडर में लाए। जो सिख है वो ऑर्गेनाइज है 12 राइवल मिजल्स में और कॉन्फेडरेसीज में। जो रंजीत सिंह है वो चीफ है किसके, सुकर चाकिया के। स्टूडेंट यहाँ पे जो मिजल वर्ड है उसका मतलब है एक पॉलिटिकल ग्रुप और कॉन्फेडरेसी जिनकी अपनी एक पावर होती है। तो ये जो सिख की अपनी एक पावर थी और जिनको इसको जो सिख है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किस में हुए हो, 12 राइवल मेजर्स में, कॉन्फेडरेसीज में। और जो रंजीत सिंह थे वो चीफ थे सुकर चाकिया के। ये है महाराजा रंजीत सिंह की पिक दे रखी है स्टूडेंट आपको, और ये इस वाले कॉन्फेडरेसी के चीफ थे। ब्रॉड ऑल सिख चीफ, उन्होंने सभी सिख चीफ को जो वेस्ट में थे सतलुज के अपने कंट्रोल में लाए और एस्टेब्लिश किया अपना किंगडम पंजाब में। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने साइन की ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके साथ, लॉर्ड मिंटो के साथ। जो लॉर्ड मिंटो थे वो गवर्नर जनरल थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इस ट्रीटी से जो रिवर सतलुज है उसकी क्या हो गई, बाउंड्री फिक्स हो गई किस किस के बीच, सिख किंगडम और ब्रिटिश टेरिटरी के बीच। ये जो दोनों साइड थी ये डिसाइड नहीं कर पाई। Both the decided not to interfere in each other internal affair। अब जो ये साइड बनी सिख किंगडम और ब्रिटिश टेरिटरीज की जो साइड बन गई, जो रिवर सतलुज थी वो फिक्स्ड हो गई इन बाउंड्री पे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी किसी के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस ट्रीटी के बाद जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने कश्मीर को जीत लिया, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया और मास्टर हो गए पावरफुल किंगडम के। और फिर उन्होंने अपना किंगडम खैबर पास जो नॉर्थ में है वहां से उन्होंने एक्सटेंड किया सिंध जो साउथ में है। उन्होंने एक पावरफुल आर्मी भी बनाई किसकी हेल्प से, यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से। और मॉडर्न फाउंड्रीज को क्या किया, सेटअप किया मॉडर्न फाउंड्रीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कैनन्स को, कहा, लाहौर में। कैनन्स का मतलब वो बारूद वगैरह। आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह डेथ, उनकी डेथ के बाद जो उनका किंगडम है वो फिर बढ़ गया, डिवाइड हो गया। इंटरनल राइवलरीज यानी कि फिर से अंदर विद्रोह होने लगा पावर के लिए। पहले ऐसा होता था जैसे कोई किंगडम वीक पड़ जाता था तो वो जो लोग थे जो यानी कि पहले भी उनके दिमाग में चलता था कि जैसे हमें मौका मिला हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, रिबल करना है, यानी कि हमें विद्रोह करना है। तो इस मौके की तलाश में रह के वो क्या करते थे, पावर को ग्रैब करने के लिए वो चाहते थे कि हम पावरफुल बने और हम बने राजा। तो ऐसी इंटरनल राइवलरीज किंगडम में चलती रहती थी और इसकी वजह से जो हुआ, जो ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है कि जब कोई किंगडम वीक पड़ता है तो जो एनिमी है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अटैक करने की, तो वो सोचने लग जाता है कि हम इस किंगडम को अपने कंट्रोल के अंडर में करें। तो जो ब्रिटिश है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इस किंगडम को अप वो करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए। अब जो मराठाजन के बारे में पढ़ते हैं, जो मराठाज है वो मोस्ट पावरफुल
सक्सेशन स्टेट था, ठीक है, जिसने क्या बनाई, जिसने बोली लगाई किसके लिए, सुप्रीमेसी के लिए, जब डिक्लाइन हो गया मुगल्स का। दो दे फेल टू रिप्लेस द मुगल, हाँ ये वो फेल हो गए मुगल्स को रिप्लेस करने के लिए, पर उन्होंने अपनी जो वार थी वो कंटिन्यू रखी, किसके अगेंस्ट, मुगल्स और ब्रिटिश के अगेंस्ट। शिवाजी ने यूनाइटेड किया, एक किया मराठास को पॉलिटिकली, एंड रेजिस्टेंट मुगल एक्सपेंशन, और अपोज किया मुगल एक्सपेंशन को, कहाँ जगह, किस जगह, डेक्कन में। आफ्टर शिवाजी डेथ के बाद जो वार हुई सक्सेशन की, वो ब्रोक आउट हुई उनके दोनों सन के बीच में, राजा राम और संभाजी, इनके दोनों सन के बीच में वार हुई। फाइनली संभाजी असेंडेड द थ्रोन, इसके बाद जो संभाजी है वो उतरे गद्दी पे, यानी कि वो बने राजा 1680 में, और 1689 में जो संभाजी है उनको डिफीट किया गया और मारा गया मुगल्स के थ्रू, किसके अंडर में, औरंगजेब के अंडर में इनको मार दिया गया, उनको हरा दिया गया और मार दिया गया। जो संभाजी है वो एक छोटे ही सन थे, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। साहू, जिनको जो उनके संभाजी के जो सन थे, साहू शिवाजी सेकंड जिनको बोला गया, वो कैप्चर्ड हो गए, यानी कि उनको ग्रैब कर लिया गया, एंड ही रिमेन अ प्रिजनर इन द हैंड ऑफ मुगल, और उनको बंदी बना लिया गया, मुगल ले गए उनको, और जब तक कि औरंगजेब की डेथ हुई तब तक वो वहीं थे 1707 तक। साहू को रिलीज किया गया 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो गई और एक सिविल वार ब्रोक हो गई उनके बीच में, उनकी आंट ताराबाई के बीच में, जो विडो थी राजा राम की। ताराबाई ने क्या कैरी किया, एंटी मुगल स्ट्रगल, कब तक, 1700 तक चला, और उन्होंने अपने सन का नाम शिवाजी थर्ड रखा। वाइल साहू एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट सतारा, जो साहू थे वो एस्टेब्लिश करे थे कैपिटल को सतारा में, और जो ताराबाई उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपनी कैपिटल कोल्हापुर में। अब हम पढ़ेंगे पेशवाशिप के बारे में। जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वॉर हो गया साहू और उनकी आंट में, तो वहां एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एमर्ज हो गया, राइज हो गया, जिसको बोला गया पेशवाशिप। किसके अंडर लीडरशिप में, बालाजी विश्वनाथ की, जो पेशवा थे साहू के। जो साहू है वो डिपेंडेंट थे, किस पे थे, निर्भर, बालाजी विश्वनाथ पे, जो उनके पेशवा और चीफ मिनिस्टर थे। तो पेशवा को ही चीफ मिनिस्टर बोला जाता है, इनका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है। ग्रेजुअली द पेशवा बिकेम द डिफैक्टो रूलर, और वहां अब क्या हो गया, जो पेशवा हो गया वही वहां का डिफैक्टो, वही रूलर बन गया, किसका, वो मतलब एक तरफ से इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। पेशवा यानी कि हेड, किसके, अष्ट प्रधान या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके, शिवाजी के। और उस टाइम पे जब बालाजी विश्वनाथ जो सेवन पेशवा थे, तो जब तब से पेशवाशिप, जो ये पेशवाशिप है, ये जो है ये हेरिडिटरी बन गया, यानी कि इनके बाद से जो भी होंगे आगे जो थ्रोन को संभालेंगे, तो उनको ये टाइटल दिया जाएगा पेशवाशिप का। तो तब से ये हो गया, चलने लग गया था, कब से, बालाजी विश्वनाथ जो सेवन पेशवा थे तब से। और जिसको पेशवा का मतलब या तो चीफ मिनिस्टर हो गया। धीरे धीरे जो पेशवा डिफेक्टो रूलर हो गया मराठास का, और ट्रांसफॉर्म हो गया मराठा स्टेट किसमें, एम्पायर में। जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने मुगल को बनाया, रिस्टोर किया, उनके और पूरी टेरिटरीज को रिस्टोर कर दिया। जो पहले शिवाजी किंगडम ने किसको दी थी, साहू को, अलोंग विद द चौथ और सरदेशमुखी, किसके साथ, जो वो चौथ टैक्स और सरदेशमुखी। चौथ किस पे लगता था, 1/10 ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू, सॉरी 1/4 ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू, और सरदेशमुख लगता था 1/10 ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू। ये दोनों टाइप के टैक्स थे, हमने डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर में भी पढ़ा। तो ये जो 6 प्रोविंसेस थी डेक्कन की, तो यहाँ पे लगता था। In return, Sahu, who had nominally accepted Mughal suzerainty, promised to pay an annual tribute of 10 लाख of rupees. और इसके बदले जो साहू है उन्होंने एक्सेप्ट किया मुगल सुजरेनिटी। सुजरेनिटी क्या होती है स्टूडेंट, राइट होता है किसी कंट्री का दूसरी कंट्री पे रूल करने के लिए, यानी कि द राइट ऑफ ए कंट्री टू रूल ओवर अनदर कंट्री, एक कंट्री का अधिकार कि वो दूसरी कंट्री को भी रूल करेगी। उन्होंने प्रॉमिस किया एनुअल ट्रिब्यूट देने का 10 लाख रुपए का, और मिलिट्री सपोर्ट देने का डेक्कन को, इसके रिटर्न में। ठीक है, जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने क्या किया था, जो शिवाजी ने पहले किंगडम फॉर्म किया था, ठीक है, तो वो क्या कर दिया, साहू को दिया, और इसके रिटर्न में उन्होंने ये बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए ट्रिब्यूट पे दूंगा, एनुअल ट्रिब्यूट दूंगा, और मिलिट्री सपोर्ट दूंगा डेक्कन को। तो ये शिवाजी की पिक आप देख सकते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने स्टैंड की अपनी पोजीशन को, कैसे, सेपरेट एरियाज असाइन करती है मराठा सरदार को, और वहां से कलेक्ट होने लगा ये चौथ टैक्स, जो किस पे 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू पे लगता था, और सरदेशमुखी जो 10% लगता था उस रेवेन्यू पे, कहाँ, डेक्कन की। मोस्ट ऑफ दी सरदार केप्ट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द टैक्सेस, इनमें से जो भी सरदार थे इन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा रखा टैक्सेस का अपने खर्च के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड किया उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट ने, जो कि पेशवा कहलाए
इस पेशवा पद तो बालाजी विश्वनाथ से ही शुरू हो गया था, तो इसलिए इनको भी पेशवा ही बोला गया, किसको, बाजीराव फर्स्ट को। 1720 में बने ये। बाजीराव लेड न्यूमरस कैंपेन्स, उन्होंने कैंपेन चलाए मुगल के अगेंस्ट और निजाम उल मुल्क हैदराबाद के अगेंस्ट और सीरीज ऑफ जहांगीरा के अगेंस्ट। जो बाजीराव है उन्होंने कंट्रोल पा लिया मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के पार्ट अलग अलग जगह में। उन्होंने कैप्चर किया बसीन, सैलसेट, पुर्तगीज से उन्होंने ये ले लिया और ट्रांसफॉर्म किया किंगडम ऑफ महाराष्ट्र को एक एम्पायर बना दिया। जो बालाजी बाजीराव थे, उसके बाद जो उनके फादर थे, उन्होंने जो बाजीराव फर्स्ट थे, तो उसके बाद बने बालाजी बाजीराव, तो उसके बाद बने, ठीक है। उन्होंने अपने सक्सीडेड का मतलब अपने पापा के बाद बाजीराव फर्स्ट के बाद बालाजी बाजी ने थ्रोन पे बैठे वो 1740 में, और साहू की डेथ के बाद 1749 में वो एक हेड बन गए, ऑफिशियल हेड बन गए मराठा एम्पायर के, और शिफ्ट किया मराठा कैपिटल को सतारा से पुणे, सतारा से किया पुणे को ट्रांसफर कर दिया, अपनी कैपिटल वहां बना दी। जो बालाजी बाजीराव थे, उन्होंने टू गैदर किया मराठा कंट्रोल किसके ऊपर, मालवा के ऊपर, गुजरात और बुंदेलखंड के ऊपर। उन्होंने He also compared the Nizam of Hyderabad to cede vast territories, और उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनको भी कहा कि जो भी उनकी वास्ट टेरिटरीज है तो उसको क्या कर ले, उसको अपने उसको दे दे वो दूसरे पर्सन को। जो स्टेट है मैसूर का और अदर प्रिंसिपलिटीज है साउथ में, उनको फोर्स किया गया कि वो ट्रिब्यूट दे, और ऐसे नवाब बंगाल को भी फोर्स किया गया टू सीड ओडिशा, वो उनको सौंप दे उड़ीसा को। हाउएवर द मेजर ट्रबल फॉर द मराठास एरोज, और जो बहुत ही बड़ी परेशानी थी मराठास के लिए वो अब शुरू होने लग गई जब वो लाए सिरहिंद और लाहौर को अपने कंट्रोल में, एंड ऑस्टेड द एजेंट ऑफ अहमद शाह, और फोर्स किया उनको अहमद शाह को कि जो उनकी पोजीशन है, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली की पोजीशन है, वो जो इनकी पावर है उसको लेने के लिए। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से क्या हो गया, उनमें वॉर हो गई अफगान के साथ, और इससे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी 1761 में। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब उन्होंने चाहा कि वो अपना कंट्रोल रखें, और जो एजेंट है अहमद शाह अब्दाली, तो जो अहमद शाह अब्दाली है उनको फोर्स किया कि वो जो अपनी पोजीशन है, ठीक है, तो उसको क्या कर दे, अपनी पोजीशन को गिव अप कर दे, यानी कि दे दे। तो इसलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो स्टूडेंट, इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी में जो है आपको दिखा रखे हैं अलग अलग जगह, निजाम्स टेरिटरीज कहाँ पे थी, मुगल्स की कौन थे, रोहिला खंड कहाँ पे था, तो इस मैप से आप और अच्छे से समझ सकते हो। अब जो अहमद शाह अब्दाली है, उन्होंने फॉर्म की एक एलियंस, संधि की अपने एनिमीज यानी कि जो मराठास है उनके साथ, जो रूलर है अवध सुजाउद्दौला और रूलर है रोहिलखंड की जो नजीब उद्दौला है उनके साथ अलायंस किया, यानी कि संधि की। द मराठा आर्मी अंडर द कमांड ऑफ सदाशिव राव भाऊ एंड a contingent of infantry and artillery under Ibrahim Gardi met the Afghan forces on the battlefield of Panipat in 1761। अब जो मराठा आर्मी है उनके कमांड में थे ये, तो उसके बाद वो कहाँ मिले, अफगान फोर्सेस को मिले, किस युद्ध में, पानीपत के 1761 में। जो मराठा आर्मी है वो कंप्लीटली रूटेड हो गई, यानी कि वो डिफीट हो गई, और जो पेशवा बालाजी बाजीराव है वो इस ट्रेजिक शॉक को क्या नहीं कर पाए, बियर यानी कि सहन नहीं कर पाए, और वो 1761 में उनकी डेथ हो गई, कौन, बालाजी बाजीराव की। अब जो मराठा फेलियर है यानी कि जो मराठा हारे, तो वो उनके उसके कॉजेज क्या थे, उसके कॉजेज थे जो अहमद शाह अब्दाली की फोर्स थी वो बहुत ही ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन, मराठा फोर्सेस के कंपैरिजन में। और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो अब्दाली की आर्मी थी उसमें 60,000 सोल्जर्स थे, और जो मराठा आर्मी थी उसमें 45,000 थे, तो इसलिए ये जीते और मराठा क्या है, हारे। जो अब्दाली की ट्रूप थी वो बेटर इक्विप थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, किसके कंपेरिजन, मराठा के कंपेरिजन में। जो मराठा है उन्होंने तलवार से और लेंसेज थी वार फाउट की, जो अब्दाली का ट्रूप था उनके पास मस्केट्स थे। इन फाइटिंग अमंग द मराठास वीकेंड देयर साइड, और जो मराठास थे उनकी साइड क्या हो गई, फाइट करते करते कमजोर पड़ गए वो। कुछ मराठा लीडर सेल्फिश थे और वीक थे मिलिट्री टैक्टिक्स में, तो ये भी उनकी वीकनेस थी। जो ऑफिसर और सोल्जर थे उनमें डिसिप्लिन नहीं था। जो अफगान ट्रूप था वो अपनी सिंगल प्लान के अकॉर्डिंग और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, तो मराठा आर्मी में ये कमियां थी। और जो अब्दाली यानी कि अब्दाली के ट्रूप थे वो ऐसे जीते। तो आपको ये कॉजेज बता रखे हैं। जो मराठा डिफीट हुई पानीपत में वो एक डिसास्टर हो गई उनके लिए, यानी कि एक त्रासदी हो गई। जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज थे, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हिल गई वो उसने शैटर कर दिया मराठा का ड्रीम को कि मुगल्स को रिप्लेस करना, और एस्टेब्लिश किया एन ऑल इंडिया एम्पायर को। उनकी जो डिफीट है उसने रास्ता दे दिया ब्रिटिश को कि वो अपनी
जो भी ताकत है उसको कंसोलिडेट यानी कि गैदर करके और इंडिया में रूल कर सकते हैं। तो उनके डिफीट की वजह से फिर ब्रिटिश को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ रूल करने की। सो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।